हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। कल 11 जुलाई 2023 को जो है 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है कंडक्ट करी गई, जिसका इंतजार हमें शाम तक रहा कि इसके रिगार्डिंग प्रेस रिलीज आएगी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद अराउंड 9 PM के आसपास जो है इसकी प्रेस रिलीज जो है सर्कुलेट हुई। तो फिर जो है इसके रिगार्डिंग इसको एनालाइज करके आज हम जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं इसकी। इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कवरेज है उसको हम शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में जो है कवर करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आज पारस भाई हैं, पारस अग्रवाल जी। तो भाई आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप इस प्रेस रिलीज के जो की पॉइंट्स हैं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है बदलाव हमें देखने को मिलेंगे बहुत जल्द, उसके बारे में जो है आप बताइए। ओवर टू यू पारस भाई। धन्यवाद मोहित जी। टैक्स गपशप में फिर से आने का मौका मिला और जो है आज आप सब लोगों के साथ मैं प्रेस रिलीज के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। और मैं एक ब्रीफ एनालिसिस भी आप सबको देना चाहूंगा इसके बारे में। तो मोहित जी, अभी क्या हुआ कि लेटेस्ट जो है काउंसिल मीटिंग्स तो जीएसटी की होती जा रही हैं और इन फ्यूचर भी होती रहेंगी। तो चेंजेस आए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस आए जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। आपने काफी सारे जो है अभी तक इसके बारे में टाइटल्स वगैरह एंड न्यूज वगैरह सुनी होगी काउंसिल मीटिंग में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि काउंसिल मीटिंग से जितने भी पॉइंट्स निकल के आते हैं ये सारी एक रिकमेंडेशंस होती हैं। और ये रिलेवेंट नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स या अगर एक्ट में भी चेंज करना पड़े तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू, तो वो तब ही जो है एप्लीकेबल होती हैं। उससे पहले हम ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन रहती हैं। तो आप इन सबको चेंजेस नहीं मानिएगा। और अगर आपका क्वेश्चन हो कि ये कब से इफेक्टिव होगा, तो ये सब चीजें जो है उस नोटिफिकेशन या सर्कुलर में मेंशन होगा। तो ये सब का जो है ये एक क्वेश्चन नहीं बन सकता कि ये कब से एप्लीकेबल होगा। एक टेंटेटिव डेट जो है वो प्रेस रिलीज में दी हुई होती है, वो भी सबके लिए नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए टेंटेटिव डेट दी हुई होती है। तो वो चीजें हमें टाइम टू टाइम पता चलेंगी वाया नोटिफिकेशन एंड रिलेवेंट सर्कुलर्स। तो मैं जो है स्टार्ट करूंगा। इसमें काफी सारे रिकमेंडेशंस आई हैं। इसमें जो एक मोस्ट अवेटेड रिकमेंडेशन थी वो थी कि एमनेस्टी स्कीम में एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। तो एमनेस्टी स्कीम में मैं वैसे तो मैं सीक्वेंस में लेने वाला था प्रेस रिलीज को, लेकिन मैं आप सब लोगों के लिए कि आपका एक की हाईलाइट है आपके लिए कि एमनेस्टी स्कीम में इन्होंने एक्सटेंशन की बात करी है। और इन्होंने कहा है कि जितना भी आपका पीछे एमनेस्टी स्कीम्स के बारे में ये बात कर रहे थे कि एमनेस्टी स्कीम को हम 30th जून तक रखे हुए हैं, वो अब एक्सटेंड करके इन्होंने 31st अगस्त की रिकमेंडेशन दी है। रिलेवेंट नोटिफिकेशन आकर इस चीज को बता देगी, लेकिन इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी है कि एमनेस्टी स्कीम रिलेटेड टू जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिशन स्कीम, जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न, जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन एंड जो है विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। तो ये सब चीजों के रिस्पेक्ट में जो 62 वाला असेसमेंट ऑर्डर होता है वो, तो इन सब के रिस्पेक्ट में इन्होंने कहा है कि एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड करने की रिकमेंडेशन देते हैं 31 अगस्त तक के लिए। तो ये एक बहुत मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन थी जिसका मैंने आपके साथ सबसे पहले डिस्कस कर लिया है। बाकी जो है मैं आपके साथ एक बार मैं सीक्वेंस में चलूंगा। तो सबसे पहले तो आपको जो है पता होगा कि जीटीए में लगभग एक साल पहले लगभग एक साल पहले इन्होंने कहा था कि फॉरवर्ड चार्ज में हम इसको लेकर आएंगे जीटीए वालों को। और जीटीए सिर्फ आरसीएम पे ही नहीं, फॉरवर्ड चार्ज पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन उसके लिए इन्होंने कहा था कि एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करना है, और वो डिक्लेरेशन हर साल देनी पड़ेगी। और डिक्लेरेशन देने की टाइम लिमिट क्या थी कि अगर आप 1 अप्रैल से, आने वाली 1 अप्रैल से अगर आप फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो उससे पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर में जो 15 मार्च होती थी तब तक मोहित जी वो हमें डिक्लेरेशन फॉरवर्ड चार्ज के लिए देनी होती थी। तो इन्होंने इसमें तीन चीजें बताई हैं कि एक तो जो है आपको हर साल फॉरवर्ड चार्ज के लिए, जैसे आपने एक बार अगर फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर लिया तो आपको हर साल उसकी डिक्लेरेशन नहीं देनी है। अगर आप वापस रिवर्स चार्ज में जाना चाहेंगे तब आप उसको डिक्लेरेशन को देंगे कि अब हम रिवर्स चार्ज में जाएंगे, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज आपका एप्लीकेबल थ्रू आउट द एंटायर पीरियड आपका रहेगा जब तक आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है।
फिर उसके बाद दूसरी चीज इन्होंने कही कि जो 15 मार्च की इन्होंने डेट दी हुई थी डिक्लेरेशन देने की, उसको इन्होंने कर दिया है 31 मार्च। ये रिकमेंडेशन है। तो अगर मैंने कहीं पे भी ये वर्ड यूज करे हैं, या अगर मैं कर लूं कि ऐसा कर दिया है, तो वो कर दिया है का मतलब है वो रिकमेंडेशन दे दी गई है, और वो एप्लीकेबल हो जाएगी जब वो नोटिफिकेशन या सर्कुलर निकालेंगे। तो पहली चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज इन्होंने कहा है कि इसका जो डिक्लेरेशन देने का टाइम पीरियड की स्टार्टिंग जो होगी वो 1 जनवरी से हो जाएगी। तो मतलब हम हमारे पास 3 महीने होंगे डिक्लेरेशन देने के लिए। अगर मान लीजिए हमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, 24-25 के लिए अगर हमें ऑप्ट करना है फॉरवर्ड चार्ज, तो हमें 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक हमें ये ऑप्ट करना होगा। ये हमारे डिक्लेरेशन का टाइम पीरियड होगा। तो जीटीए में ये 3 चेंजेस आए हैं, 3 चेंजेस की रिकमेंडेशन दी है। फिर इन्होंने अगली बात क्या करी है कि जैसे हमें ये कंफ्यूजन थी कि आरसीएम जो सप्लाईज करता है, वो आरसीएम पे एप्लीकेबल, आरसीएम एप्लीकेबल होता है उन सर्विसेज पे जो एक डायरेक्टर सप्लाई करता है कंपनी को। तो उसमें दो चीजें इन्होंने क्लेरिफाई करी है, कि एक होती है पर्सनल कैपेसिटी पे और एक होती है एज ए डायरेक्टर। तो जो कि जैसे मैं एग्जांपल लूं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जैसे कि एक डायरेक्टर जिसने अपना ऑफिस किराए पे दे दिया कंपनी को, तो वो पर्सनल कैपेसिटी पे दिया। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टर ही कंपनी को किराए पे दे सकता है, हो सकता है कोई आउटसाइडर भी दे सकता है, हो सकता है मैं दे दूं आप दे दें, तो कोई भी दे सकता है। तो इस वजह से इन्होंने क्या क्लियर करा है कि वो डायरेक्टर्स की कैपेसिटी में ही नहीं है, तो इस वजह से उसको आरसीएम के परव्यू से आउटसाइड कर देंगे। और जो है, लेकिन अगर जो एक्टिविटीज ऐसी हैं जो डायरेक्टर्स की कैपेसिटी में दी जा रही हैं, तो वहां पर आरसीएम कंटिन्यू रहेगा। अगली चीज इन्होंने क्या बताई है कि जब हम मूवी थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो हम वहां पर दो टाइप के एक्सपेंडिचर करते हैं। एक होता है टिकट परचेज करना, और दूसरा होता है वहां पे फूड एंड बेवरेजेस लेना। तो उसमें इन्होंने क्या कहा है, उसमें इन्होंने दो बातें करी हैं। एक बात इन्होंने ये कही है कि अगर आप टिकट के चार्ज, जैसे मैं अगर मेक माई ट्रिप या सॉरी क्या होती है अपनी मोहित जी, कौन सी एप्लीकेशन होती है हमारी ये बुक माई टिकट शो बुक करने के की? थ्रू करते हैं बुक जैसे। माई शोज, बुक माई शोज, हाँ। तो हम बुक माई शोज या किसी भी ऐसे एप्लीकेशन या कुछ भी करके हम टिकट के साथ ही फूड एंड बेवरेजेस क्लब करवा लेते हैं उसमें, क्लब करवा लेते हैं उसमें। और वो कंपोजिट सप्लाई की, मतलब वो बंडल सप्लाई को प्रूव कर लेता है और कंपोजिट सप्लाई में लाई कर सकता है, तो वो कंपोजिट सप्लाई के हिसाब से चलेगा। और क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई किसकी थी, मूवी टिकट की, तो मूवी टिकट वाला मीन्स 18% वाला रेट उस पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर हम फूड एंड बेवरेजेस अलग से परचेज कर रहे हैं, तो फूड एंड बेवरेजेस अलग से परचेज करने पे उसको रेस्टोरेंट सप्लाई वाली काउंट होएगी। और रेस्टोरेंट में तो आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट में या तो हम कंपोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10(1), या फिर जो है हम नॉर्मली 5% के हिसाब से भी दे सकते हैं, तो वो 5% का रेट उस पर एप्लीकेबल होगा। तो ये मैंने आपको ब्रीफ एनालिसिस बता दिया है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि पहले जो है अगर हम 18% में उसको ले रहे थे, तो अब ये क्लैरिफाई हो गया है कि क्लैरिफाई हो जाएगा कि सर्कुलर के थ्रू कि भाई अब इस पे 5% वाला दे सकते हैं। तो अब आपको फायदा ये है कि आपका 12% का टैक्स बचेगा, तो ये आपको बेनिफिट है। फिर उसके बाद जो अगला इन्होंने पॉइंट बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में से, वो इन्होंने कहा है कि जो आपका मोस्ट अवेटेड ये पॉइंट भी था कि मेरी जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एनुअल रिटर्न कब एप्लीकेबल होगी। तो इन्होंने कहा है कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था, मतलब 21-22 में जो था, वही सेम चीज 22-23 में होगी। मतलब क्या है, 9 और 9C के लिए वही 2 करोड़ वाली और 5 करोड़ वाली एग्जेम्पशन और ऑप्शनल चीज एप्लीकेबल रहेगी। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। अगला इन्होंने क्या पॉइंट क्लियर करा है, जो इससे ऊपर का मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, वो इन्होंने क्या कहा है कि जो इन्होंने एपलेट ट्रिब्यूनल बनाने की बात करी थी, उस एपलेट ट्रिब्यूनल के बनाने के लिए जो भी इनको रिलेवेंट प्रोविजंस लगेंगे एक्ट में डालने वाले, तो वो उसको विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2023 वो उसमें लेकर आ सकते हैं। तो ये इन्होंने बहुत जो है एपलेट ट्रिब्यूनल वाली बात को भी इसमें डिस्कस कर लिया है।
फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो वो सर्कुलर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, तो वो सर्कुलर्स का हम वेट करेंगे उन पॉइंट्स पे। उसके बाद कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं कि भाई जो है आपका, जैसे कि हमारा ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड हमें कुछ डाउट्स है कि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी अगर हम सप्लाई कर रहे हैं किसको, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, एस्टेब्लिशमेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड लोकल अथॉरिटीज, अगर हम इन लोगों को सप्लाई कर रहे हैं और इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्पज ऑफ टीडीएस, मतलब सेक्शन नंबर 51 वाला, अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ई इनवॉइस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो वो भी वो सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे कि भाई यहाँ पर जो है उसकी थ्रेशोल्ड क्या होगी कि आपको कब ई इनवॉइस बनाना है और कब ई इनवॉइस नहीं बनाना है। इसके अलावा वो बात करते हैं कि जब आप जो है अपना गलत आईटीसी क्लेम कर लेते हैं या यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उस केस में मतलब क्लेम भी नहीं मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैं वर्ड यूज करूंगा अवेल कर लेंगे या यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि क्लेम तो आप कर लेंगे लेकिन वो आपका आईटीसी लेजर में पड़ा होगा, लेकिन आपने उसको यूटिलाइज कर लिया हो तो जो है वहां पर क्या बात आती है कि इंटरेस्ट कैसे लगेगा, तो वो मैनर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 3 में बात करेंगे, तो उसके बारे में भी कुछ इनके सर्कुलर्स आएंगे, है ना। तो उसमें क्या होगा, और उस बात का, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये रहता है कि जो मेरा आईटीसी का बैलेंस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, तो क्या उसको विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है उसको देखा जाएगा कि इंटरेस्ट की अमाउंट उससे कम होगी, तो हाँ उसको विद ड्यू रिस्पेक्ट देखा जाएगा, और इसके लिए वो रूल 88B में इस बात को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है मोहित जी अगला पॉइंट इसमें क्या आया है कि अभी क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, 5-6 महीने पहले एक नोटिफिकेशन आई थी मोहित जी की इसमें 2017-18 और 18-19 से रिलेटेड अगर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट को ज्यादा क्लेम कर लिया है, तो उस ज्यादा क्लेम करने के रिस्पेक्ट में एक प्रोसीजर्स बताए थे कि उसको हम कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब वो डिपार्टमेंट के लिए थी, एग्जैक्टली वो डिपार्टमेंट के लिए थी, और वो डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारे लिए भी थी कि हमें पता चल रहा था कि क्या प्रोसीजर्स है उसको वेरीफाई करने के लिए कि आईटीसी कब कब कैसे कैसे जो है ज्यादा हो गया है, तो अब उसके लिए क्या करा जाए, कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट के कुछ सर्टिफिकेट्स भी लग रहे थे उसमें, कुछ ऐसा था। तो 2017-18 और 18-19 के लिए वो आई थी। अब इन्होंने कहा है कि वही सेम चीज 19-20 और 20-21 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी, तो वो रिकमेंडेशन इन्होंने काउंसिल मीटिंग में दी है। फिर उसके बाद इन्होंने अगला पॉइंट जो है वो कहा है, मैंने एमनेस्टी स्कीम का आपके साथ डिस्कस कर ही दिया है। फिर इन्होंने जो है पॉइंट कहा है कि जो टोबैको और पान मसाला के लिए इन्होंने स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम लाने की बात करी थी, मतलब आप ये बात समझिएगा, अभी तक हमारे पास दो कॉम्पोजिशन स्कीम है, एक सेक्शन नंबर 10(1) में और एक सेक्शन नंबर 10(2)(a) में। तो 10(2)(a) को हम जहां तक ये स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम बोलते हैं, लेकिन एक उन्होंने फर्दर एक और स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम लाने की बात करी है जो कि एप्लीकेबल होगी टोबैको एंड पान मसाला एंड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पे। तो उसके लिए इन्होंने क्या बात करी है कि वो स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम के भी कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स को वो जल्दी ही लाने वाले हैं। फिर उसके बाद उसमें अगर जो उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसकी स्पेशल पेनल्टी भी लाएंगे, तो उसकी स्पेशल पेनल्टी भी लाने वाले हैं। तो ये बात इन्होंने करी है। और रिलेवेंट चेंजेस सेक्शन नंबर 16 में आईटीसी से रिलेटेड होंगे, सॉरी सेक्शन नंबर 16 में आईजीएसटी एक्ट के होंगे, तो वो भी यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है वो हमारी स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम पान मसाला टोबैको टाइप से रिलेटेड होंगे। फिर उसके बाद इन्होंने मोहित जी बात करी है कुछ रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, क्योंकि अभी हम सब लोग जानते हैं कि 2 महीने की फेक रजिस्ट्रेशन ड्राइव चली हुई है और 15 जुलाई तक वो चल रही है। तो अब क्या है कि फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, काफी हो रहे हैं, तो उसको कैसे हम कंट्रोल में लेकर आए कि फेक रजिस्ट्रेशन भी लिमिट में हो जाए और जो है टैक्स पेयर्स को भी दिक्कत ना हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं काफी सारे नोटिस भी आ रहे हैं इस बात पे कि हमारा सप्लायर का सप्लायर जो है वो फेक रजिस्टर्ड था, तो अब हमारे ऊपर ये चीज आ रही है कि भाई हमें आईटीसी की लाइबिलिटी, हमने जो आईटीसी क्लेम करा हुआ है या तो हम वो रिवर्स करें या टैक्स को हम पे करें, तो कुल मिलाकर वो हमारा फेक आईटीसी या बोगस आईटीसी कहने को वो आ रहा है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि भाई कैसे कैसे अब हमारे चेंजेस आने वाले हैं। तो इन्होंने इस काउंसिल काउंसिल मीटिंग में जो ये बताया है कि हम बैंक अकाउंट का वैलिडेशन
प्रॉपरली करेंगे। तो पहले जो है हमारा बैंक अकाउंट का वैलिडेशन रूल नंबर 10A के हिसाब से 45 दिन, या सेक्शन नंबर 39 की रिटर्न, जो GSTR 3 भी हम बोलते हैं, वो लिया जाता था। मतलब सेक्शन नंबर 39 की रिटर्न या 45 डेज, विच एवर इज अर्लियर, तो हमें अपने बैंक अकाउंट को वहां पे फर्निश करना होता था। जब हम नया रजिस्ट्रेशन लेते थे हमें पोर्टल पे फर्निश करना होता था। लेकिन अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है कि जो 45 दिन है उसको कर दो 30 डेज, और जो सेक्शन नंबर 39 की रिटर्न थी उसकी जगह कर दो सेक्शन नंबर 37 की रिटर्न, मतलब GSTR 1 या IFF। तो अब जो है आपका 30 डेज या 1 या IFF जो भी आपका अर्लियर होगा, तब तक आपको अपनी ये डिक्लेरेशन देनी होगी। इम्पैक्ट, अगर मैं इसको फॉलो नहीं करता हूं तो, अगर मैं इसको फॉलो नहीं करता हूं तो क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे, तो इन्होंने ये कहा है सबसे पहली चीज, तो आपको GSTR 1 नहीं भरने देंगे। हम्म। मान लो GSTR 1 की डेट आपकी निकल चुकी है और आप जो है अपने ये सॉरी GSTR 1 आपको भरनी थी और आपने अपनी बैंक अकाउंट को फर्निश नहीं करा है, तो आपको सबसे पहले तो ये नहीं करने देंगे। और दूसरा बड़ा इम्पैक्ट, आपका जो है सस्पेंशन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, ऑटोमेटिक सस्पेंशन सिस्टमेटिकली हो जाएगा, जो है सिस्टम बेस्ड जिसको हम बोलते हैं, तो GSTN के थ्रू ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी बैंक डिटेल फर्निश कर देते हैं उसके बाद, सस्पेंशन के बाद अगर आप अपनी बैंक डिटेल को फर्निश कर देते हैं तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन भी हो जाएगा। तो इसके बारे में इन्होंने बात करी है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितने भी आप नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं GST में, तो वो 30 डेज या फिर GSTR 1 IFF की जो भी आपको फाइलिंग करनी है, उन दोनों से जो भी आपका पहले आ रहा है टाइम, जो भी आपका पहले टाइम खत्म हो रहा है, तब तक आपको अपना बैंक अकाउंट को फर्निश कर देना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने रिकमेंड करी है। फिर उसके बाद कुछ इन्होंने ये बताया है कि एक रिस्ट बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। तो वो क्या था कि आधार ऑथेंटिकेशन, जैसे हम आधार कार्ड अपना बनवाते हैं तो हमें अपना थंब प्रिंट देना होता है, तो वैसे ही क्या होगा कि अब ये जो है थंब प्रिंट को वहां से मैच करने वाले थे। तो अभी तक आई थिंक ये गुजरात में ही एप्लीकेबल थी। तो अब इन्होंने कहा, क्या कहा है कि अब इसको गुजरात के साथ साथ जो है पुडुचेरी, मतलब जिसको हम पहले पौंडीचेरी बोलते थे, तो जो है पुडुचेरी में भी एप्लीकेबल हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी है हमारी, तो ये वहां पे भी एप्लीकेबल कर देंगे। और साथ साथ इन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम भी इसको लाना चाह रहे हैं, तो इन्होंने अपना इंटरेस्ट बताया है कि भाई जो है हम भी इसको लाना चाह रहे हैं, तो हम भी इसको लाएंगे। तो अब हमारे पास क्या क्या होगा, गुजरात प्लस पुडुचेरी प्लस आंध्र प्रदेश, अगर वो लाना चाह रहे हैं तो ये तीन स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरीज में ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कि अभी आपने देखा होगा आपके क्लाइंट्स के पास DRC 01B के अंदर इंटीमेशन आ रही है। तो ये सब इंटीमेशन के बारे में आप जानते हैं, तब भी मैं आपको वन लाइन में बता दूं कि जब आपकी GSTR 1 और GSTR 3B में डिफरेंस आ रहे हैं, तो इन्होंने ये इंटीमेशन दे रहे हैं DRC 01B के थ्रू, जिसके पार्ट ए में आपके पास इंटीमेशन आ रही है और पार्ट बी में आप इसका रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आया कि अब हमें अगर इसकी टैक्स की रिकवरी करनी है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि अब मुझे इसकी टैक्स की रिकवरी करनी है, क्योंकि जो आपने पार्ट बी में इसका रिप्लाई दिया है वो या तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर पार्ट बी के रिप्लाई से ये प्रूव हो रहा है, या फिर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो है मेरी लाइबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की। तो अब उसको टैक्स पे करने की लाइबिलिटी, अभी तक हमारे पास टैक्स पे करने के जरिए जो होते हैं वो या तो DRC 03 है, या फिर हमारा GSTR 3 भी है कि भाई मैं सब्सिक्वेंट जो है ये मेरे पास एप्लीकेबल बेस होते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भाई आप जो है इसको मोड ऑफ रिकवरी, इन्होंने बताया है कि हम इसमें एक नया रूल लेकर आएंगे और नया फॉर्म लेकर आएंगे। फॉर्म का नाम होगा DRC 01D, मतलब DRC 01B के बाद DRC 01D, ये डी को लेकर आएंगे जिसमें ये रिकवरी के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात क्या करी है, ये हर एक टैक्स पेयर
हर एक टैक्स प्रैक्टिशनर, हर एक जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट या जो भी अकाउंटेंट्स इस जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो है उन्हें लग रहा है कि भाई मैंने मेरा जीएसटीआर 2 में कितना आईटीसी दिखाया जा रहा था और जीएसटीआर 3 में कितना आईटीसी लेना है, तो एक सर्टेन परसेंटेज जिसको सर्टेन थ्रेशोल्ड बोला गया है काउंसिल मीटिंग में, तो वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए अगर उन्होंने कहा है कि भाई अगर 5%, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि 5% से एक्सीड अगर जो है आपने कर लिया है 3 में अपना आईटीसी, मतलब 2 में अगर आपका आईटीसी दिखा रहा था 50,000 रुपए का और आपने उसमें 5% जो कि मतलब 2,500 रुपए और आपने मान लो 53,000 रुपए का आईटीसी को क्लेम कर लिया है, तो फिर उस केस में आपके पास एक इंटीमेशन आएगी। फिर से सुनिएगा, ये नोटिस नहीं है, इंटीमेशन, इंटीमेशन आएगी आपके पास। और वो इंटीमेशन जो है वो आएगी DRC 01C में, क्योंकि आपको लग रहा था कि DRC 01B आया हुआ था हमारे पिछले वाले टॉपिक में और DRC 01D उन्होंने दे दिया रिकवरी के लिए, तो ये सी को कहाँ लेके गए हैं, ये सी को यहाँ पर लेकर आए हैं। DRC 01C के थ्रू ये बताएंगे कि भाई जो है आपका डिफरेंस आ रहा है 2B और 3B में, तो इस एक्सेस आईटीसी जो आपने लिया है उसके रिस्पेक्ट में आप जो है अपनी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, आप अपना रीजन बता दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो है पे करना चाहिए तो आप उसको पे भी कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो ऑटोमेटिकली आप उसको रिप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें भी जहां तक मुझे लग रहा है पार्ट ए और पार्ट बी करके होगा कि पार्ट ए में इंटीमेशन आ रही है और पार्ट बी के थ्रू हम इसका रिप्लाई फर्निश कर रहे हैं। तो मोटा मोटा जो है मैंने आपके साथ लगभग सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। बाकी कुछ पॉइंट जो है वो सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई होंगे, तो जब हमारे सर्कुलर आएगा तब हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इसमें आने वाली हैं और क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो हम उसके साथ उसमें फिर आपके साथ ब्रीफली डिस्कशन उसका भी कर लेंगे। तो मोहित जी मैंने आपको जो है अपने ऑडियंस को यहाँ पर ब्रीफली कुछ डिस्कस कर लिए हैं ये वाले पॉइंट। बाकी अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं ताकि हम उसको आपको रिप्लाई दे सकें। बाकी मोहित जी आप बताइए कि बहुत सारे आपको कैसा सर्कल, लगा काउंसिल मीटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मीटिंग में जो आपने आउटकम्स दिए हैं, आपने जो बताई हैं चीजें, बिल्कुल सही, टू द पॉइंट बताए हैं, ताकि कम टाइम में जो है हमें इसका क्रक्स पार्ट मिले। और ये जो नीचे के आप सही कह रहे हो, क्योंकि ये जैसे अब ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में क्लॉज 3A है, ये इंसर्ट होएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे क्या क्या इसके आते हैं, जैसे अकाउंट एग्रीगेटर, इसके बारे में नोटिफिकेशन 158A के तहत जो है नोटिफिकेशन इशू होगी। तो इसमें जो उस टाइम पे जो इसकी हो सकता है अकाउंट एग्रीगेटर की डेफिनेशन भी बताए, डिफाइन भी करे कि अकाउंट एग्रीगेटर एक्चुअल है क्या। तो ये तो नोटिफिकेशन वाली पार्ट पार्ट आ जाते हैं नीचे से, मतलब वो सर्कुलर से क्लैरिफाई करेंगे। और बाकी के जो आपने ऊपर के पॉइंट बताए हैं, इसमें एक तो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद फिर दोबारा फिर वो सस्पेंड हो जाए, इसका टाइम जो कम होने जा रहा है 45 से 30 दिन, और 3B की जगह आप GSTR 1। और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें लगे, इसके अलावा कुछ रेट में रिडक्शन है जो कि स्टार्टिंग में थे, एज सच वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, क्योंकि वो स्पेसिफिक फॉर द इंडस्ट्री पर्पस रहती है। और किसी किसी के ऊपर कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे गुड्स में जो है एग्जाम्प्ट करी है, IGST एग्जाम्प्ट कर दिया, ठीक है, ये फूड स्पेशल मेडिकल पर्पसेस जो है इसमें एग्जाम्पशन कर दी। और रेयर डिसीजेस कुछ जो है ये कैंसर वगैरह के रिगार्डिंग वहां पे भी जो चेंजेस करे गए हैं उनके जो। और यहाँ पे जैसे रॉ कॉटन की सप्लाई है, इसमें RCM जो है टैक्सेबल कर दिया एज इज बेसिस पे। एज इज बेसिस मीन्स जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए एज इज बेसिस का यहाँ पे उपयोग किया गया है, और काफी जगह एज इज बेसिस दिखेगा। और बाकी जगह जहाँ पे यहाँ पे ये गाड़ी के रिगार्डिंग जो रेट था, जहाँ पे इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ऊपर, और जो लेंथ थी 4000 mm से एक्सीड करती है, साथ में ग्राउंड ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, वहां पे ग्राउंड क्लियरेंस को जो है यहाँ पे जो है क्लियर किया जाएगा, कि उसकी एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया जाएगा ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी जो है रेट्स है वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे टेक केयर के, वो इसमें स्टार्टिंग में जो एक वीडियो जो है यहाँ पे एक रिलीज करी गई है, शॉर्ट वीडियोस। तो ये भी हम रिकमेंड करेंगे अपने व्यूअर्स को कि ये शॉर्ट वीडियो जो है ये भी देखिएगा, ये यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल करा दी गई है, बहुत अच्छी वीडियो है।
ये 4 मिनट के अराउंड ये वीडियो है, इसको देखिएगा तो इसमें ट्रेंड जो है पिछले 5-6 सालों का बताया गया है जीएसटी के दौरान। तो बहुत अच्छे जो है इस काउंसिल मीटिंग में आउटकम रहे हैं। हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, हमने कहा 5 बजे 6 बजे आएगी प्रेस रिलीज, हम इसको स्टडी करके सेम डे करेंगे, बट कोई नहीं, इसको हमने नेक्स्ट डे जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट एनालाइज करके, लेकिन इसमें ये जो वीडियो है ये भी आप जरूर देखिएगा, इससे काफी ज्यादा जो है हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू पारस भाई, आपने अपने इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट जो है बहुत ही शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, ताकि जो है व्यूअर्स जो है वो प्रेस रिलीज तो देख ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें पहले से ही पता हो कि इसमें क्या पॉइंट है, तो समझना थोड़ा इजी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच भाई। धन्यवाद जी। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी ऑडियंस को लगभग सारे पॉइंट समझ आए ही होंगे, लगभग क्या सारे ही पॉइंट समझ में आए होंगे। और बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और बाकी आप नोटिफिकेशन एंड रिलेवेंट सर्कुलर्स आने का वेट कीजिएगा। अभी से ही आप ये मत मान के चलिए कि यह आज से ही एप्लीकेबल हो चुका है। इसके रिगार्डिंग जब नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू होंगे तो उसके लिए भी अलग से एक बार हम डिस्कशन रखेंगे, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में विद इफेक्ट फ्रॉम डेट वो कब से हैं, उसके रिगार्डिंग भी पारस भाई से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी व्यूज व्यूज शेयर जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।